चलिए नेक्स्ट हेडिंग इसमें डालिए। कल आपने स्ट्रेट लाइन में लाइन का सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल फॉर्म देखा, साथ में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स और इट्स वेक्टर फॉर्म। इतनी बातें कल तक हमने डिस्कस करी। नाउ वी मूविंग ऑन टू दी, अभी आप जो कर रहे हैं वो ये कि अनसिमेट्रिकल फॉर्म को, स्ट्रेट लाइन के अनसिमेट्रिकल फॉर्म को हम स्ट्रेट लाइन के सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है, हाँ बोलो सर, हम लाइन की इक्वेशन को ax प्लस बी वाई ऐसे कर सकते हैं हम। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। दो प्लेन के इक्वेशन जब लिखेंगे तो एक लाइन बनेगी, ऐसे ऐसे दो इक्वेशन लिखेंगे तो वो लाइन कहलाएगी। और जो सर आपने नहीं कहा x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन ए, वैसे वाली इक्वेशन को अपन चेंज कैसे करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड में? नहीं, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप दो प्लेन के इक्वेशन से सिमेट्रिकल बना सकते हो। जो अभी अपन सीख रहे हैं वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्म आप उसको अनसिमेट्रिकल में रिड्यूस नहीं कर सकते। ये एक ही तरफ से पूछा जाता है, अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल में रिड्यूस करना है, क्योंकि सिमेट्रिकल में आपको ज्यादा कुछ डेटा दिया ही नहीं होता है। सिमेट्रिकल में इतनी पूरी लाइन में से केवल एक पॉइंट और लाइन के डायरेक्शन रेशियो दिए होते हैं। तो आप एक डायरेक्शन रेशियो से दो प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज नहीं बता सकते। मतलब बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दे दूं और अब आपसे पूछूं कि ये कौन कौन से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो आप बता नहीं सकते कि किन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट था ये। समझ में आया अभी? हाँ सर, समझ गया। हाँ। सो नाउ हेडिंग है reduce unsymmetrical form into symmetrical form। तो आपको यदि लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म दिया है और अनसिमेट्रिकल फॉर्म से इफ यू हैव टू फाइंड द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो वो आप कैसे करेंगे? तो इसको रिड्यूस करने के लिए एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये थ्योरी पूरी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिख लीजिए। तो आपको जैसे कल बोला था कि दो प्लेन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ भी हम रिडक्शन के लिए लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म ले रहे हैं। मतलब दो प्लेन के इक्वेशन ले रहे हैं, उसकी हेल्प से हम लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म बनाएंगे। सो क्वेश्चन ये है कि रिड्यूस unsymmetrical form अनसिमेट्रिकल का मतलब दो प्लेन का इक्वेशन हो गया। तो इसमें पहला प्लेन अपन ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 4। मान लेते हैं ये दो प्लेन के इक्वेशन हमने ले लिए, x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 4 और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये दो प्लेन की इक्वेशन है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। ये लाइन का अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। तो रिड्यूस अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है।
तो टू रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू सिमेट्रिकल फॉर्म, अब देखिए सिमेट्रिकल फॉर्म का जो मतलब होता है, सिमेट्रिकल फॉर्म का जो मीनिंग है उसमें दो बातें चाहिए। एक तो पूरी लाइन पर कहीं भी आपको एक पॉइंट मिल जाए और साथ में लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइन, दो चीजें चाहिए होती हैं। या तो लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और दूसरा लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो हमेशा जब भी आपको अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल में रिड्यूस करना होगा, हम केवल ये दो बातें सर्च करेंगे। और सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि हाउ वी फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। वो लाइन पर आप कोई पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो वो पॉइंट निकालने के लिए जो आपको अच्छा लगे, एक्स वाई जेड में से किसी भी एक वेरिएबल को जीरो डाल दें। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप है हमारा कि फर्स्ट वी पुट z equals to 0 in both the equations। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन में अपन z को जीरो डाल देते हैं। z को जीरो डालेंगे सो फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस वाई की वैल्यू 1 आएगी और सेकंड इक्वेशन से x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आएगा। अब आप इन दोनों कर्व को, इन दोनों लाइनों को सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके यू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूं। सो हियर वी गेट 2x प्लस x 3x इज इक्वल्स टू 6 2 4 6 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज 2 और x का वैल्यू 2 यहाँ पे डालेंगे तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू -1। सो ये आपकी x और y की वैल्यूज आ गई और z आपने जीरो लिया था। देयरफॉर पॉइंट from which straight line passes is, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, -1, 0। ये पहला स्टेप खत्म हो गया। तो आप यहां पर पॉइंट y को जीरो करके भी निकाल सकते थे, x को जीरो करके भी निकाल सकते थे, मैंने यहाँ z को जीरो करके निकाला है। सो वी गेट a point on the line which is represented by these two equation of plane, and once we get the line point, now we get the direction ratios of line। अब मेरे को डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन चाहिए। तो हमने अब दूसरे स्टेप में मान लिया लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन इज ABC, और यदि ABC आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, जैसे ही आप ये मानते हो देयरफॉर सबसे पहली बात a प्लस बी प्लस सी आपको जीरो मिल जाएगा और दूसरा a माइनस 2b प्लस 3c का वैल्यू आपको जीरो मिल जाएगा। मतलब a b c में दो इक्वेशन आपको मिल गए। दो इक्वेशन से हमने तीन अननोन a b c बताने हैं। तो दो इक्वेशन से तीन अननोन बताने के लिए आप उनके केवल प्रोपोर्शनल वैल्यू बता सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएंगी, क्योंकि तीन अननोन निकालने के लिए कम से कम तीन इक्वेशन चाहिए। हमारे पास इक्वेशन है दो ही और उससे निकालने तीन अननोन। वो भी अपन तब निकाल पा रहे हैं जब राइट हैंड साइड में जीरो है। यदि राइट हैंड साइड में कोई नंबर होते तब दो इक्वेशन से आप तीन अननोन कभी भी नहीं निकाल सकते। क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो है तो मैं दो इक्वेशन से तीन अननोन की प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल सकता हूँ। प्रोपोर्शनल वैल्यू का क्या मतलब है, जब आप इन दो इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करोगे तो a के अपॉन में आएगा 3 प्लस 2 5, b के अपॉन में आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 और c के अपॉन में आएगा -2 -1 -3। सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है 5 -2 और -3। अब मेरे पास पॉइंट भी है, अब डायरेक्शन रेशियोज है। देयरफॉर symmetrical form of straight line is, पॉइंट है आपका x -2/5
y plus 1 upon -2 और z minus 0 upon -3. दिस इज योर लाइन. अब आपका सभी का जो आंसर है हो सकता है कि ये न्यूमरेटर डिफरेंट आए, क्योंकि यदि मैंने z को 0 माना है तो यहाँ z माइनस 0 आएगा, किसी ने y को 0 माना है तो उसका y माइनस 0 आएगा, किसी ने x को 0 माना है तो x माइनस 0 आएगा, लेकिन अपॉन में सबकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम आएगी, 5 -2 -3. आपका लाइन इसी से डिसाइड होगा. ये सही आने चाहिए, ये प्रोपोर्शनल वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए. हाँ, इसमें एक काम ये हो सकता है कि आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके -5 +2 +3 ऐसा लिख सकते हो. तो केवल 2 स्टेप हैं. पहले स्टेप में हमने पॉइंट निकाला है और दूसरे में डायरेक्शन रेशियोज निकाले. पॉइंट डायरेक्शन रेशियोज मिल गया तो अपन ने लाइन की सिमेट्रिकल फॉर्म लिख दी. इस तरीके से अनसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका. और अपन इसमें आगे चल रहे हैं अगली पार्ट की तरफ. तो अभी तक आपने लाइन के इतने फॉर्म देखे. इसके बाद हियर वी डिस्कस एंगल बिटवीन टू लाइंस. दो लाइनों के बीच में एंगल. आपने दो प्लेन के बीच में एंगल पढ़ा. नाउ वी कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस. हाउ वी फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस. अनसिमेट्रिकल फॉर्म हो गया, सिमेट्रिकल फॉर्म हो गया. अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल में रिड्यूस भी हो गया. दो प्लेन के बीच में आपने एंगल पढ़ा हुआ है, अब अपन दो लाइन के बीच में एंगल पढ़ रहे हैं. सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एंगल बिटवीन टू लाइंस. तो हमने यहां पर मान लिया let theta is angle between lines. अब दो लाइन हमने लेनी है डिफरेंट डिफरेंट. तो एक हमने ले ली x माइनस x1 अपॉन e1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1. एंड दूसरी लाइन का इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन e2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2. ये दो लाइन के सिमेट्रिकल फॉर्म है. एंड here we have to find the angle between these two lines. तो ये फॉर्मूला आपने पहले भी लिखा है कि जब दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास हो तो एंगल निकालने के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं. सो वी यूज cos थीटा इज इक्वल्स टू, क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 square c2. This is the formula for calculating angle between two lines. जब दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है. बाकी जो कंडीशंस हैं पहले जैसी पड़ी थी बिल्कुल वैसे ही हैं कि यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाए
तो अब इस फॉर्मूला में सबसे पहला कंडीशन है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। तो इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो एंगल बिकम्स 90 डिग्री, cos 90 जीरो हो जाएगा। तो कंडीशन हो जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर जीरो। और दूसरा, यदि लाइंस पैरेलल हैं तो इसके लिए कंडीशन हो जाएगी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। तो ये दो लाइंस के पैरेलल और परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है। अब यदि आप इसी फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में देखें, इसी फॉर्मूला को, इसका वेक्टर फॉर्म कैसा दिखेगा आपको? तो वेक्टर फॉर्म में लाइन के इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहां पे भी हमने मान लिया लेट थीटा इज एंगल बिटवीन लाइंस। पहली लाइन की इक्वेशन ले ली, वेक्टर आर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। ये वो लाइन का इक्वेशन है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a1 है और b1 वेक्टर के पैरेलल है। और दूसरी लाइन हमने ले ली है एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2। ये दूसरी लाइन होगी। देन तो इनके बीच में जो एंगल का फॉर्मूला होता है, ये दो लाइनें जिन दो वेक्टर के पैरेलल हैं उन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वही रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन द लाइंस होगा। क्योंकि पहली लाइन b1 वेक्टर के पैरेलल है और दूसरी लाइन b2 वेक्टर के पैरेलल है, तो ये b1 b2 वेक्टर में जो एंगल बनेगा वही एंगल बिटवीन लाइंस होगा। तो इसलिए cos थीटा के लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला आपने वेक्टर में भी पढ़ा हुआ है, cos थीटा b1 डॉट b2 अपॉन मॉड b1 मॉड b2। अब यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि यदि इनसे रिप्रेजेंटेड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और परपेंडिकुलर हो जाएं तो कंडीशन क्या दिखेंगी। तो इनके लिए कंडीशन हो जाएगी पहली कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन b1 डॉट b2 बिकम्स जीरो। और b1 डॉट b2 को यदि कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है। और दूसरी बात, यदि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फिर b1 वेक्टर b2 वेक्टर के पैरेलल होगा। इसका मतलब है b1 वेक्टर को आप लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर लिख सकते हो। That is b1 vector plus lambda times of b2 vector. So this is the angle between two lines. कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों लिखा हुआ है। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इन पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन है, if the lines if lines x minus 1 upon minus 3 is equals to y minus 2 upon 2k is equals to z minus 3 upon 2,
एंड दूसरी लाइन आपको दी है x माइनस 1/3k y माइनस 5/1 और z माइनस 6/-5 आर एट राइट एंगल्स, देन k का वैल्यू कितना होगा? आर एट राइट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ k। तो बताइए k का वैल्यू कितना है? चलिए, वेरी गुड। संकेत तुपकर और सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। सुशांत ठाकरे करेक्ट है। 3 बच्चों का करेक्ट है। कल्पेश चौधरी करेक्ट है। 4 करेक्ट है। तो देख लीजिए अब सॉल्यूशन, इनका नहीं आया तो केवल इतना है, क्योंकि ये राइट एंगल पर है, दोनों लाइन मतलब परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन से दी परपेंडिकुलर है, तो -3a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 ये 0 होगा। नाउ दिस इम्प्लाइज -9k plus 2k minus 10 equals to 0. Now this implies minus 7k equals to 10, and hence the value of k is -10/7. So कोई बहुत बड़ा इसमें नियम नहीं लगना था, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बहुत ही पांचट सवाल था, बट अगला क्वेश्चन आप ट्राई करें, वो अच्छा सवाल है। सो करेक्ट आंसर इज -10/7। लाइन्स परपेंडिकुलर थे, इसलिए a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0 लेके फर्दर सॉल्व कर देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है कि इफ लाइन्स x बराबर ay प्लस b, z बराबर cy प्लस d एंड x बराबर a1 बाय प्लस b1 और z बराबर c1 बाय प्लस d1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then which option is correct? फर्स्ट ऑप्शन है, क्या AA1 प्लस CC1 का वैल्यू 0 आएगा? क्या AA1
CC1 का वैल्यू -1 आएगा, क्या AC प्लस A1C1 का वैल्यू 1 आएगा, या फिर AC प्लस A1C1 का वैल्यू -1 आएगा? Which option is correct? कि सिल्वी गुप्ता करेक्ट है? Only one correct option. So 2 minutes more, then we will discuss its solution, और फिर अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट और हैं आपके पास। लोनारे अंकेश करेक्ट है, सुशांत ठाकरे करेक्ट है। चलिए देखिए, अब केवल 3 बच्चों का आया, बाकियों का क्यों नहीं आया तो वो रीजन फाइंड आउट कर लें। So here we discuss its solution, और आप यदि ये क्वेश्चन में देखें तो आपको अगेन जो पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही था, परपेंडिकुलर है लाइंस। शांतनु मेश्राम करेक्ट है। बट प्रीवियस क्वेश्चन में जो लाइन के इक्वेशंस आपको दिए थे वो सिमेट्रिकल फॉर्म में दिए थे, यहाँ पर आपको जो लाइन की इक्वेशंस दी हैं वो अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन दी हैं। दो प्लेन के इक्वेशन दिए हैं, ये 2 प्लेन मिलके एक लाइन बनाएंगे, ये एक लाइन की इक्वेशन दी है, और ऐसे ही ये एक प्लेन का इक्वेशन है और ये एक प्लेन का इक्वेशन है, ये दोनों मिलके दूसरी लाइन बनाएंगे। तो ये 2 लाइन के अनसिमेट्रिकल फॉर्म है। तो पहले तो मैं इनके सिमेट्रिकल फॉर्म आपके सामने रख देता हूं, और उसके बाद आप एंगल बड़े इजीली पता जाओगे। तो देखिए, लिखने का तरीका बस इनका, यहां से मैंने b को ट्रांसफर किया और a से डिवाइड किया। सो वी गेट व्हाट, x माइनस b अपॉन a। b ट्रांसफर करके a से डिवाइड करेंगे, बचेगा y। इस इक्वेशन से भी y का वैल्यू निकाला, d ट्रांसफर करके c से डिवाइड कर दो, तो z माइनस d अपॉन c। ये आ गया पहली लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म, जो कि 2 प्लेन की इक्वेशन थी, और दोनों प्लेन में अपन ने y का वैल्यू निकाल के इस तरीके से लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म बना लिया। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से b1 को ट्रांसफर करके a1 से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस b1 अपॉन a1, फिर से y आएगा
और z माइनस d1 अपॉन c1 ये दूसरा लाइन। अब सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन लगा लें, a1 प्लस 1 प्लस c1 बराबर 0, या इसी बात को आप लिख सकते हैं a1 प्लस c1 इज इक्वल टू -1। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ये यूटिलाइजेशन है अनसिमेट्रिकल का सिमेट्रिकल फॉर्म में रिड्यूस करके एंगल निकालने का। तो ये एक्चुअली 4 प्लेन दिए थे, दो प्लेन साथ में लोगे तो एक एक लाइन बनेगी। तो 4 प्लेन से 2 लाइन बनेंगी, 2 लाइन जब बन जाएंगी तो उनके बीच में एंगल निकाल देंगे। एंगल दिया था ऑलरेडी 90 डिग्री, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा के वी गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो कंडीशन इज a1 प्लस cc1 प्लस 1 बराबर 0, जिसको आप सेकेंड ऑप्शन जैसा भी लिख सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, और फिर अपन एक कंसेप्ट छोटा सा और पढ़ेंगे। Question number 3. Find the direction ratios of line which is perpendicular to the lines x minus 7 upon 2 is equals to y plus 17 upon minus 3, z minus 6 upon 1, and x plus 5 upon 1, y plus 3 upon 2, z minus 4 upon minus 2। क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज बताइए। एक लाइन जो कि दो गिवन लाइंस पे परपेंडिकुलर है, तो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। सब्जेक्टिव ही है क्वेश्चन, आप आंसर करिए बस। संकेत तो कर चेक करें, गलत जवाब है। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है।
बोलो भैया सोनू जी। तो भैया कौन कौन करेक्ट है? शांतनु मेश्राम चेक करें, अंकित लोनारे चेक करें, योजित चेक करें, संकेत तुपकर चेक करें। ओनली सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। और अब देखिए इसका सॉल्यूशन। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जो है वो ABC है। लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी ABC। अब चूंकि लाइन दोनों पे परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन से वी गेट 2A minus 3B plus C equals to 0. A plus 2B minus 2C equals to 0. Now क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। A अपॉन 6 minus 2 4 आएगा। B अपॉन 1 plus 4 5 आएगा। और C अपॉन 4 plus 3 7 आएगा। So 4 5 7 is the correct answer. So therefore direction ratios of line 4, 5 and 7. 4, 5, 7 is the correct answer. Okay, last answer शांतनु मेश्राम का है, करेक्ट है। अंकित लोनारे चेक करें। तो आपका साइन में मिस्टेक हो रहा है, ये ध्यान में रखें। जब ए के अपॉन में लेते हैं तो ऊपर से नीचे सबट्रैक्ट किया है, जब बी के अपॉन में लेते हैं तो उल्टा कैलकुलेशन किया है, नीचे माइनस ऊपर। तो आप ये साइन में गड़बड़ कर रहे हो, इसका ध्यान में रखें। जब साइन लेते हो तो a माइनस बी प्लस सी लिया जाता है। मैं यदि a
बी सी तीनों प्लस लेता हूं तो ए के वक्त ऐसा मल्टीप्लिकेशन करूंगा, बी के वक्त ऐसा मल्टीप्लिकेशन करूंगा और सी के वक्त फिर ऐसा मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ए के वक्त ऊपर से नीचे, बी के वक्त नीचे से ऊपर और सी के वक्त ऊपर से नीचे। तो आपको फिर साइन याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर आप ए बी सी तीनों सेम साइन ले सकते हो। So A457 is the correct answer. Take the screenshot of this. Moving on to the next concept. सर एक बार फिर से बता सकते हो क्या प्लीज? ये देखो, जब इसके a के अपान में लेंगे तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले ये होगा फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6 आएगा और 2 1 जा 2 आएगा। b के अपान में जब लेंगे तो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे किया था, अब b के अपान में क्या लिखेंगे 1 इंटू 1, ए और सी का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1 और फिर माइनस, तो -4 आता है तो +4 हो जाएगा, और सी के अपान में क्या लिखेंगे तो सी वाला छोड़ देंगे तो अब क्या बचेगा 2 2 जा 4 +3, तो ये आता है 4 5 और 7। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको दो लाइन गिवन है, आप ये कैसे पहचानोगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, पहली बात। और दूसरा, यदि इंटरसेक्ट करेंगी तो उन लाइनों का वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो मैं दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं और कैसे पहचानते हैं कि टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर और नॉट, तो वो आप देखिए यहाँ पर। ये थ्योरी को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि हाउ वी कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। तो क्वेश्चन ये है कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन में कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है, इफ लाइन x - 1/2 y + 1/3 z - 1/4 and x - 3/1 y - k/2 z/1 intersects, then k का वैल्यू कितना होगा, then the value of k, ऑप्शन है आपके -9/2। Which option is correct? ये दो लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर देखें, और इतनी बात से आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बता सकते हैं। तो आपको ये बोला है कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पर
सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों गिवन लाइन को दो कांस्टेंट से इक्वेट कर लिया। पहली लाइन को हम लैम्डा से इक्वेट कर लेते हैं, तो हमको पहली लाइन पर एक पॉइंट मिल जाता है, उसको अपन पी नाम दे देते हैं, और उसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा -1 + 3 लैम्डा, और जेड कोऑर्डिनेट कितना आएगा 1 + 4 लैम्डा। ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है। और जब आप इसको म्यू से, दूसरी लाइन को म्यू से इक्वेट कर लेते हैं, तो आपको दूसरी लाइन पर एक पॉइंट मिल जाएगा क्यू, और वो मिलेगा 3 + म्यू k + 2 म्यू, और जेड कोऑर्डिनेट मिलेगा ओनली म्यू। तो इस तरीके से दोनों लाइनों पर कांस्टेंट से इक्वेट करके लैम्डा और म्यू से वी गेट द वैल्यूज ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन टू द लाइन। अब आपको बोला है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब एक कॉमन पॉइंट बनेगा, और वो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, आपस में करस्पॉन्डिंगली इक्वेट करेंगे। पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, और तीसरा तीसरे से इक्वेट करेंगे। So therefore we get 3 equations in lambda mu। पहले दो को जब इक्वेट करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो ट्रांसफर कर दीजिए, दोनों बराबर होंगे तो 2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 2। म्यू को वहां ट्रांसफर किया, 1 को यहां ट्रांसफर किया। दूसरी इक्वेशन आपको मिलेगी जब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू k + 1, और थर्ड इक्वेशन मिलेगा 4 लैम्डा minus mu is equals to -1। So we get 3 equations in lambda mu। अब आपने यदि ये पहचानना है कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आपने क्या करना था, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको अननोन k निकालना है, लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाता कि बताइए वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, तो आपको यहाँ पर k का कोई नंबर, कोई वैल्यू देंगे। जब k की वैल्यू देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं, और यदि कर रही हैं तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आ सकता है, दूसरा पहचानने आ सकता है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, और तीसरा कोई अननोन डाल दूं तो वो अननोन का वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें मैंने तीसरा टाइप पूछा है। अब मेरे को बाकी दो यदि पूछने हैं तो मेरे को k की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने मान लो k का वैल्यू 4 रख दिया, अब मेरे पास दो लाइन एग्जैक्ट बन गई, तो यहाँ पर अननोन k नहीं आएगा, केवल लैम्डा व्यू में 3 नंबर आएंगे यहाँ पर। सपोज इसकी वैल्यू मैंने 3 ले ली, तो ये 2, 3 और -1 आ गया। 3 इक्वेशन हमको मिलेंगे। अब हमको ये पहचानना है कि इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो वो 3 इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन को आप सॉल्व करके क्या निकालोगे, लैम्डा म्यू। 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करके वी गेट दी वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, और वो यदि लैम्डा और म्यू की वैल्यू बचे हुए तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो दे आर कॉल्ड कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। कोई भी 2 सॉल्व करो, उससे लैम्डा म्यू निकालो, तीसरे को सेटिस्फाई करेगा तो इंटरसेक्ट करेंगी। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो आपने लैम्डा और म्यू जो निकाला है, लैम्डा या म्यू में से कोई भी एक में या तो यहाँ पर लैम्डा डाल दें या यहाँ पे म्यू डाल दें, तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये 2 सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। 3 में से कोई 2 सॉल्व करना है, लैम्डा म्यू निकालना है, तीसरे में डाल के देखना है, सेटिस्फाई करेगा तो इंटरसेक्ट करेंगी, और वो जो लैम्डा म्यू आपने निकाला वो किसी भी एक में डाल दें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। बट अब हमसे तीसरा सवाल ये पूछा है कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपको बोल दिया है, तो हमने इक्वेट कर दिया। तो अब आपसे ये पूछा है कि वो k की वैल्यू क्या होगी। तो अब जिसमें अननोन आ रहा है अपन उसको सॉल्व नहीं करते, अपन फर्स्ट के साथ थर्ड को सॉल्व करेंगे। सो अगले स्टेप में
वी सॉल्व दीज टू इक्वेशन। मैं फर्स्ट के साथ थर्ड को सॉल्व करूंगा, तो यहां से लैम्डा और म्यू निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 लैम्डा आएगा, राइट हैंड साइड में -3 आएगा। तो लैम्डा का वैल्यू -3/2 आ जाता है। और लैम्डा का वैल्यू -3/2 किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें। इसमें डाल दिया -3/2, लैम्डा का वैल्यू -3/2, तो -3 ट्रांसफर हो गए +5, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा +5। ये आ गया आपका म्यू। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके वी गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। सिल्वी गुप्ता करेक्ट है। अब आप ये जो लैम्डा म्यू निकाला ये इस इक्वेशन में डालेंगे। तो देयरफॉर फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा मतलब -9/2 -2 म्यू मतलब +10 इज इक्वल्स टू k+1। इसको सॉल्व करोगे इट इज 11/2, ये वाला 1 ट्रांसफर कर देना तो k का वैल्यू आ जाता है 9/2। सो 9/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 9/2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब मान लो जैसे मैं k का वैल्यू 9/2 यहां पे देता तो दो लाइन वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनती। अब मैं आपसे ये पूछता कि वो इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, तो आप कोई भी दो को सॉल्व करके तीसरे को सेटिस्फाई करा के दिखा देते, तो आप बोल देते कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और अब उसमें आपको ये पहचानना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये जो लैम्डा का वैल्यू निकाला है इस इक्वेशन में डाल दें, या म्यू का वैल्यू निकाला इस इक्वेशन में डाल दें, यू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जिस पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सो करेक्ट आंसर इज 9/2। इफ यू हैव एनी डाउट तो पूछ लीजिए। यह है दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका। कैसे पहचानेंगे? 3 सवाल बन सकते हैं, तीनों पे डिस्कशन किया अपन ने इस पर। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो अभी भी पूछ लें, उसको मन में ना रखें। सर वो लास्ट सेकंड स्टेप कैसे आया? -9/2 + 10 बराबर k+1। वैल्यू डाला इसमें रिमेनिंग इक्वेशन में, ये दो को सॉल्व किया तो लैम्डा और म्यू आया। अब जो बची हुई हाँ इक्वेशन सर। थी उसमें लैम्डा और म्यू डाला, फिर डॉट लगाया ना, ये वाले में वैल्यू डाला। और किसी ने कोई डाउट है तो पूछिए। सर आपने वो लैम्डा की वैल्यू और वो म्यू की वैल्यू कैसे निकाला? इन दोनों -3/2। सॉल्व किया, इन दोनों को अच्छा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व किया है। हाँ सर। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें कोई अपन नया टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं, पुराने ही टॉपिक के क्वेश्चंस आप बनाते रहिए। लाइन आपने काफी हद तक पढ़ लिया। कल अपन इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि लाइन पे जब हम किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, साथ में किसी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट कैसे निकालेंगे, और किसी पॉइंट का किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज कैसे निकालेंगे। ये कुछ 2-3 बातें कल हम डिस्कस करेंगे। और साथ में अगली क्लास में, उसके अगली क्लास में अपन ने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD का फॉर्मूला पढ़ना है बिटवीन 2 लाइंस, तो वो अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिलहाल टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और कोई डाउट है इसमें तो अभी भी पूछ लीजिए। चलिए तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद।